नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था प्राचीन इतिहास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अभी तक मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है, उसमें मैंने 4 सेट में सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो उसको आप देख लीजिए, वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है वैदिक सभ्यता, यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज से हम इसकी शुरुआत करें, ये भी 3-4 सेट में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, कुछ भी आप कह लीजिए। सेट 1 है, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, आंसर तो इसका हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसको पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। ये तो आंसर आपका ए सही हो गया। लेकिन समझ लीजिए, देखिए ये जो पूरा वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है, ये वैदिक काल है, इसको 2 भागों में हम बांट कर अध्ययन करते हैं, 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल या जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो ये रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो यहाँ पर पूछा था पूर्व वैदिक काल, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी वही पूछ लिया, उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक था। तो देखिए ये तो जो पहला वाला है ये तो ऋग वैदिक काल है। ये देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन भी देखिए, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसको उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। तो जहाँ से पूर्व वैदिक काल खत्म होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है उत्तर वैदिक काल की। फिर देखिए आर्य शब्द, जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, कुलीन या उत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, आर्यों के बारे में कौन सी यहाँ पर कथन है जो गलत है। देखिए पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है, वो संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत में पहुँचे, यानी वो कई कबीलों में पहुँचे, कबीला कह लीजिए या झुंड कह लीजिए, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए चौथा गलत है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि जो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ नगर नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो पूर्णतया नगरीय सभ्यता थी। फिर यहाँ पांचवा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कौन सी ऐसी फसल है जिसका ज्ञान उनको नहीं था। तो जौ का था, गेहूँ, चावल, इन सब का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान आर्यों को नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल, याद रखिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनमें कुछ लोग थे वेद विरोधी, वो वेद का विरोध कर रहे थे, ब्राह्मण का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से हम लोग जानते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी श्रमण। इन लोग को क्या कहते थे, श्रमण कहते थे, याद रखना। फिर यहाँ है, वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र, इसमें ज्यामिति का वर्णन किया गया, एक पुस्तक है तो इसमें ज्यामिति का वर्णन किया गया, गणित से संबंधित इसमें कुछ
नियम या रूल्स आप कह सकते हैं दिए गए हैं। तो गणित साहित्य का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र, देखिए शुल्क नहीं लिखा है, शुल्क नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने गलत लिख दिया, ये सुलभ है, सुलभ, सु आधल्ला वाह, सुलभ सूत्र गणित से संबंधित है या ज्यामितीय से संबंधित है। अगर कहीं ज्यामिति भी पूछ ले तो भी आप ज्यामिति को लगा देंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे पहले क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, ये आपसे क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले रचना हुई थी वेदों की। सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? ऑप्शन ए सही होगा, सबसे पहले वेदों की रचना हुई। फिर ब्राह्मण ग्रंथ आपने देखा होगा, हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे शतपथ, तैत्तिरीय, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक की ब्राह्मण के बाद रचना हुई और सबसे बाद में उपनिषदों की रचना हुई। तो ये क्रम आपको याद रखना है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इनका रचना क्रम है। अब देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। वेद तो 4 हैं, लेकिन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी वेद कहलाते हैं या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी वेद पूछे या वेद त्रयी पूछे, दोनों उल्टा सीधा पूछ सकता है। मतलब प्रारंभिक 3 वेद कौन से हैं? तो प्रारंभिक 3 वेद हैं इसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये प्रारंभिक वेद हैं, इनको वेद त्रयी कहा गया है या त्रयी वेद कहा गया है। ये जो अथर्ववेद है ये बाद में जोड़ा गया, इसकी रचना बाद में हुई, और ऋग्वेद से संबंधित ये अथर्ववेद है। ऋग्वेद से बहुत सारी चीज़ें अथर्ववेद में ली गई हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है एक प्रकार से कह सकते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद या कहीं कहीं मुंडकोपनिषद, दोनों एक में जुड़कर लिखा होता है। तो ये एक उपनिषद है, यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते जो लाइन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ऋग वैदिक आर्यों का। तो मैंने आपको बताया वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक को हम पूर्व वैदिक भी कहते हैं। तो यहाँ आपसे ऋग वैदिक पूछ रहा है, यानी पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था उनका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन उनका जो प्रथम तो था पशुपालन, जो दूसरे नंबर का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, दूसरे नंबर का कृषि। लेकिन वो आपसे पूछ रहा मुख्य व्यवसाय, तो मुख्य में आपको प्रथम ही लगाना है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल के बाद क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल, तो उसमें उलट जाता है। उसमें क्या होता है? प्रथम जो हो जाता है कृषि और द्वितीय पशुपालन हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, कहीं कहीं आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो सामवेद है, यहीं से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। सारे गामा पाधा नी सब इसी में है। फिर यहाँ देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर आधारित कुछ नियम कानून बनाए थे। तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। मनुस्मृति आप पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत गीता ही है। ये अलग से क्वेश्चन आ गया है इसमें। फिर यहाँ देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में देखिए, जब
वैदिक सभ्यता थी उसमें धन दौलत या जो पैसे थे, सोना चांदी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता था कि आपके पास संपत्ति है। उस समय वही धनवान कहलाता था जिसके पास गाय होती थी, गौ होती थी। गौ मतलब गाय। तो संपत्ति का प्रमुख रूप क्या माना गया है? गोधन। मतलब अगर आपके पास गौधन है, गोधन मतलब गौधन यानी कि गाय है, तो आप धनवान रहेंगे। जितना ज़्यादा आपके पास गाय रहेगी उतना ही ज़्यादा आप धनवान कहलाएंगे। ये वैदिक काल की बात है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर टिक नहीं लगा है, लेकिन ऑप्शन ए है 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। तो जो 10वां मंडल है इसमें शूद्र का पहली बार वर्णन मिलता है। ये आप टिक कर लीजिए, यहाँ पर टिक नहीं लगा लेकिन मैंने बता दिया। 19 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। फिर यहाँ पर है लास्ट प्रश्न आज का, यानी पहले सेट का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म में लोग किसकी पूजा करते थे मुख्य रूप से? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 20 प्रश्न हो गए। मतलब पहले सेट में आपका 20 प्रश्न मैंने करा दिया, दूसरा सेट भी 20, तीसरा भी 20, ऐसे 20-20 प्रश्न के सेट आएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो देखना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है कि कौन सा टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, इसके बाद उसको लिख देना है। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप ज़रूर दीजिए लिख के। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।